हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, आरआई भुवनेश्वर ने अपना जो है इन्फॉर्मेशन ब्रोकर को रिलीज़ कर दिया है, ठीक है। और इसमें जो है एकदम शॉकिंग जो चीज़ें हैं वो इन लोगों ने बताया है, ठीक है, जिसको सुन के लगेगा कि ये कैसा चेंजेस जो है वो ये लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो कि मतलब पिछले साल नहीं था, इस साल आ रहा है, ठीक है। और जो भी बीए बीएड वाले लोग हैं उनको तो और ज़्यादा शौक लगने वाला है, वो लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको पता चल सके कि क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन करके रखा है, जिसकी वजह से मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आपको फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। और अगर उसको आपने फॉलो नहीं किया तो आपको जो है बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम होगा। और एक तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, साथ ही साथ मतलब यहाँ पे आपका पैसा भी वेस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो पिन कमेंट में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप जो है हमारे पेड काउंसलिंग से ज्वाइन होकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं जो आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है आईटीईपी 2026 का। वो जो है आरआई भुवनेश्वर इस साल जो है एनसीईटी के थ्रू दे रहा है, ठीक है। पिछले साल क्या था, पिछले साल ये जो है आपका खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाते थे, जो इस साल भी हो रहा है, बट इस बार आरआई भुवनेश्वर जो है उसमें नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या था कि आपको अगर आरआई भुवनेश्वर में एडमिशन लेना है तो आपको आरआई का जो सीडब्ल्यू एग्जाम होता था वो देना होता था, ठीक है। तो बट इस बार से अब ऐसा रूल आ चुका है कि कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन जो है वो आईटीपी का कोर्स ऑफर कर रहा है तो उसको एनसीईटी का जो एग्ज़ाम है उसी के थ्रू एडमिशन मिल सकता है। सीयूईटी वगैरह या फिर कोई भी एडिशनल एग्जाम से एडमिशन नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये रूल आने के बाद जो अब आरआई भुवनेश्वर है वो खुद का एग्जाम से अब एडमिशन नहीं ले सकता है, उसको जो है आपका एनसीईटी से एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोग बात करेंगे आपका आरआई भुवनेश्वर का जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन अगर आप देखेंगे, ठीक है, टू आईटीईपी, तो इसमें इन लोगों ने लिखा है कि कोई भी कैंडिडेट जिनका 50% मार्क्स जो है आपका सीनियर सेकेंडरी यानी कि आपका क्लास 12 जो है उसमें अगर आपका 50% मार्क्स है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। और रिलैक्सेशन जो है आपका एज पर गवर्नमेंट रूल्स यानी कि 5% का रिलैक्सेशन जो है आपको SC ST PWD कैंडिडेट्स को देखने को मिलता है, ठीक है। बट जो ओबीसी वाले हैं उनको 50% ही चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है आपका रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के लिए बस आपका 5% का रिलैक्सेशन, मतलब कि उनके पास अगर 45% मार्क्स है 12 में तो भी वो लोग एलिजिबल है यहाँ पे एडमिशन के लिए, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट है उनको मस्ट अपियर करना है एनसीईटी 2026 का एग्जाम। विदाउट एनसीईटी आप जो है आरआई भुवनेश्वर में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। मतलब इस प्रोग्राम में नहीं जा सकते, दूसरे प्रोग्राम में जा सकते हैं, आईटीपी में आप जो है यहाँ पे विदाउट एनसीईटी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे जितना लगता है कि ऑलमोस्ट जो भी लोग यहाँ पे एडमिशन लेने का सोचे होंगे सारे लोगों ने एनसीईटी का एग्जाम जो है वो अपियर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि आपको जो है सेलेक्ट करना है आरआई भुवनेश्वर को, यानी कि आप जो है यहाँ पे मान के चलिए कि ओपन काउंसलिंग आपका होने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है कि सिलेक्शन जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म में करके रखना है। तो ये जो है काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ऑलमोस्ट जो है सारे बच्चे जो है सभी कोई मतलब जिन लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म में सेलेक्ट किया है नहीं किया वो लोग भी अप्लाई कर सकेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद अगर बात करेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, ठीक है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आरआई भुवनेश्वर जो है आपका फॉलोइंग आईटीपी प्रोग्राम्स को ऑफर करता है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका बीएससी बीएड है मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज पे, ठीक है। उसके बाद आपका बीए बीएड है मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज पे, मतलब दोनों प्रोग्राम मिला के 100 सीट्स यानी कि टोटल 200 सीट जो है आरआई भुवनेश्वर इस बार ऑफर करता है, जो कि जितने भी आरआई है उनमें से हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि बाकी आरआई जो भी है साइंस में तो वो लोग जो है 100 सीट्स ऑफर कर देता है, बट आर्ट्स का जो है बस 50 सीट्स रखता है। बट यहाँ पे आपको ज़्यादा सीट्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और उसके बाद जो भी है एडमिशन आपका जो है 2026-27 सेशन के लिए एनसीटी के थ्रू होगा, ये तो उन लोगों ने बता दिया है, ठीक है। और इन एडिशन टू दिस, ठीक है, मतलब कि आपने एनसीटी एग्जाम को अपेयर किया, इसके बाद भी आपको क्या करना है, इन एडिशन टू दिस ए कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑन द ऑफिशियल पोर्टल ऑफ आरआई भुवनेश्वर टू गेट एडमिशन टू द आईटीईपी, ठीक है। मतलब आपको आरआई भुवनेश्वर के ऑफिशियल पोर्टल पर एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। विदाउट दैट एप्लीकेशन आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ आरआई आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन जो है अभी तक इन लोगों ने फिलहाल के लिए, मैं आज का डेट का बात कर रहा हूँ जो कि आपका 8 है, ठीक है, 8 तारीख तक अभी तक एप्लीकेशन नहीं आया है, ठीक है। इन लोगों ने कहा था कि अभी आ जाएगा, बट मैंने अभी वेबसाइट पे चेक किया है, अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो एप्लीकेशन जब आएगा तो आपको अपडेट करेंगे ज़रूर से, तो आपको एप्लीकेशन को फिल कर लेना है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट है, द स्टूडेंट हु हैव पास्ड क्लास 12 विद एनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आर एलिजिबल फॉर एडमिशन, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपका 12th में क्या सब्जेक्ट रहना चाहिए, अगर उसका बात करें तो साइंस में अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका स्ट्रीम जो है साइंस रहना चाहिए, वो तो पहली बात है, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स का बात करेंगे, साइंस स्ट्रीम ऑफ क्लास 12 विद द सब्जेक्ट आइदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और, ठीक है,
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। अगर आपका ये वाला कॉम्बिनेशन है, ठीक है, पीसीएम या फिर पीसीबी जिसमें आपका बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी ये सब भी आ जाता है, ठीक है, इनमें से कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन है तो आप जो है इसमें एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो आप जो है इनमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आर्ट्स स्ट्रीम का बात करेंगे बीए बीएड प्रोग्राम के लिए, तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम आपका क्लास 12 का है उसमें आप एलिजिबल है, ठीक है। आप भले ही साइंस से है या फिर आर्ट्स से है या फिर आप कॉमर्स से है, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से आप अगर यहाँ पे बीए बीएड करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका बेसिक एलिजिबिलिटी है कि आपका 12th में कौन सा सब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका इस एलिजिबिलिटी के बाद अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो स्टूडेंट को एनसीईटी अपीयर करना है, ये पता नहीं इन लोगों ने कितने बार लिख के दिया है, ठीक है। और इसमें ये लिखा है कि कौन से डोमेन्स के साथ अपीयर करना है, ठीक है। बट ये जो है आपका सबसे शॉकिंग चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने बहुत ही एक अजीब चीज़ लिख के दिया है, ठीक है। जैसे कि बीएससी बीएड प्रोग्राम के लिए तो ठीक ही है, ठीक है, कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी कोई सा भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है कि इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स लैंग्वेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आईटीईपी, ठीक है। तो मतलब आपको इनमें से कोई ना एक जो है आपका डोमेन या फिर कोई भी एक लैंग्वेज आपका रहना चाहिए, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स साइंस में अगर आपको एडमिशन लेना है बीएससी बीएड में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर आपका स्टैटिस्टिक्स या फिर बायोलॉजी, मतलब ये आपका पेपर जो है एनसीईटी में रहना चाहिए। किसी भी एक पेपर में अगर आपने अटेम्प्ट किया है, कोई भी वन पेपर आपका अगर है, ठीक है, तो वन पेपर है तो भी आप एलिजिबल है। और वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे जो बीए बीएड प्रोग्राम है, तो उसमें बस आपके पास दो ही ऑप्शन है, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश, ठीक है। ज्योग्राफी और इंग्लिश में से किसी भी एक पेपर को आपने अपीयर किया है तभी आप जाके यहाँ पे एलिजिबल होंगे फॉर एडमिशन। अगर आपने जो है दोनों में से किसी भी एक पेपर को अटेंड नहीं किया है, लैंग्वेज में आपने दोनों हिंदी या फिर उड़िया या फिर कोई अलग लैंग्वेज लिया है, तो आप जो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। या फिर अगर आपने लैंग्वेज में इंग्लिश लिया है तो आप एलिजिबल है, ठीक है। और अगर आपने ज्योग्राफी लिया है तो भी आप एलिजिबल है, ठीक है। बट अगर आपने ज्योग्राफी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया है तो आप बीए बीएड प्रोग्राम में एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही मतलब एक मतलब डिसअपॉइंटिंग चीज़ है, ठीक है। क्योंकि जो भी बच्चे अलग अलग डोमेन में अपेयर करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में अपेयर करते हैं, सबको जो है एलिजिबिलिटी रहना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो है एक थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है, इसको आपको जो है मतलब देखना पड़ेगा, ठीक है। और जो इंस्टीट्यूट है वो आईटीईपी में जो आपका डुअल मेजर प्रोग्राम है उसमें जो है वन मेजर आपको एडुकेशन में देगा और अदर जो है आपका मेजर जो है फॉलोइंग में रहेगा, ठीक है। जैसे कि बीएससी बीएड का मेजर का बात करेंगे, एडुकेशन के अलावा आपका बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, इनमें से कोई एक मेजर रहेगा और माइनर में भी इनमें से कोई एक ही रहेगा, ठीक है। और बीए बीएड में अगर मेजर का बात करें, इंग्लिश और ज्योग्राफी दो ही ऑप्शन है आपके पास। तो जैसे कि अगर आप जो है मान लीजिए इकोनॉमिक्स को मेजर लेके पढ़ना चाहते हो तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, ये बहुत ही बड़ा मतलब एक डिसएडवांटेज है मैं कहूँगा, ठीक है। बीए बीएड में मैं नहीं कहूँगा कि अगर आपको इंग्लिश और ज्योग्राफी में से दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो ही जाइए, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल भी मैं कहूँगा यहाँ पर जाकर फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका जो है मेजर सब्जेक्ट जो है चेंज हो जाएगा, तो वो जो है मैं कहूँगा बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। माइनर में भले ही आपको यहाँ पे बंगाली, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये सब आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बट मेजर में आपके पास बस दो ही ऑप्शन है, इंग्लिश एंड ज्योग्राफी का, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और बाकी मीडियम में इंस्ट्रक्शन का बात करें, इंग्लिश में सारे क्लासेस आपका होगा, बस जो लैंग्वेज कोर्स है वो आपका स्पेसिफिक लैंग्वेज में होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका बेसिक सा मतलब कोर्स स्ट्रक्चर वगैरह हो गया, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट है जब उनको रजिस्ट्रेशन करने का दिया जाएगा, ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है। 500 रुपीज़ पे करने के बाद आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट होगा और जो 500 आप पे करेंगे, भले ही आपको एडमिशन मिले ना मिले, आप गए नहीं गए, आपका जो फीस रहेगा वो नॉन रिफंडेबल रहेगा, आप जो है पैसा वापस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फीस जो है आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा, तो जो भी आप एप्लीकेशन फीस देते हैं वो आपको वापस नहीं मिल सकता है। आरआई भुवनेश्वर विल नॉट रिफंड द एडमिशन फी इफ पेड इन केस अ कैंडिडेट इज फाउंड इनएलिजिबल एट एनी स्टेज। और एक ये चीज़ इन लोगों ने लिखा है, ठीक है, पता नहीं इसमें क्या चीज़ इन लोग कहना चाहते हैं, ठीक है। इसमें ये लोग का कहना हुआ है, ठीक है, जैसा लिखा है उसके हिसाब से अगर मैं बताऊँ आपको कि अगर आप जो है एडमिशन के लिए गए, ठीक है, अगर आपने एडमिशन के लिए दिया और आप जो है वहाँ पे एडमिशन फ़ी पे कर दिया है, उसके बाद अगर आप जो है इनएलिजिबल पाए जाते हैं, ठीक है, तो आपका जो है पैसा रिफंड नहीं होगा, ठीक है। आपने एडमिशन फ़ी जो भी पे किया है वो आपका रिफंड नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है, बट ऑब्वियसली आपको एडमिशन फीस तभी पे करना जब आप एलिजिबल रहते हैं। तो उसके बाद अगर कोई दिक्कत रहता है तो वो उनका प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा, तो उतना वो इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट है ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि दे हैव पास्ट क्लास 12 एग्जामिनेशन ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। मतलब 24, 25, 26 अगर आपने 23 में पास आउट किया है तो आप जो है एलिजिबल नहीं है। 2024 पास आउट के बाद के जो बच्चे हैं वो सारे एलिजिबल है, बट 2023 वाले एलिजिबल नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है ईयर ऑफ पासिंग कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद मैं आप सभी को प्रेफरेंस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको प्रेफरेंस फिलिंग दिया जाएगा कि कौन सा कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। अगर आप मिडिल स्टेज का बात करेंगे, बीएससी बीएड, बीए बीएड, ठीक है,
और आईटीपी सेकेंडरी की बात करेंगे बीएससी बीएड बीए बीएड, ठीक है। तो जो बीएससी वाले वो लोग बीए बीएड को भी प्रेफरेंस में डाल सकते हैं, तो आप जो है अगर बीए बीएड करना चाहते हो तो आप जो बीए बीएड को भी प्रेफरेंस में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी उसके बाद जो आपका एनसीईटी में जो भी स्कोर है, ठीक है, उसके बेसिस पे ही आपको जो है यहाँ पे एलोकेट किया जाएगा, ठीक है, एनसीईटी स्कोर के बेसिस पे, ठीक है। और मतलब जो भी कैंडिडेट है, जो भी यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कोई भी रिजर्व कैटेगरी से है, और उनके पास अगर वैलिड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट नहीं है, जो भी आपका इशूइंग अथॉरिटी है उसके पास से, तो आपको जो है क्या करना है, यहाँ पे जो आपका मतलब रेलेवेंट कैटेगरी हो आपको एलोकेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आपका डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है तो आपको जो है एज ए जनरल कैंडिडेट वहाँ पे ट्रीट किया जाएगा, आपका जो मेरिट जो है वो एज ए जनरल कैंडिडेट रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सीट एलोकेशन की बात करेंगे, ठीक है, जो भी आपका डिक्लेरेशन होगा उसके बाद सीट जो है आपको एलोकेट किया जाएगा, ठीक है, वेबसाइट पे। उसके बाद जो आपका मतलब एप्लीकेशन है उसमें आपको इन्विटेशन आएगा, ठीक है। काउंसलिंग को आपको एट द इंस्टीट्यूट अटेंड करना है, मतलब आपका एडमिशन प्रोसेस जो है आपका ऑफलाइन होने वाला है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑफलाइन एडमिशन प्रोसेस होगा, तो आपको जो है अगर नाम आता है तो आपको जो है वहाँ पे जाके एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर सीट मैट्रिक्स का बात करेंगे, ठीक है, जो बीएससी बीएड का सेकेंडरी स्टेज है उसमें अगर देखेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बॉटनी जूलॉजी, ये 5 सब्जेक्ट है, पांचों में 10-10 सीट्स आपको ऑफर किया जाएंगे, और 5% सीट जो है आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहने वाला है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपको ध्यान रखना है। और आपका मतलब बाद में अगर देखेंगे आपका मिडिल स्टेज पे भी सेम आपका यही रिजर्वेशन है, ठीक है। और मिडिल स्टेज के बाद अगर बीए बीएड का बात करेंगे सेकेंडरी का, तो ज्योग्राफी के 25 है, इंग्लिश के 25 सीट्स है, और वहीं पे मिडिल का भी बात करेंगे, ज्योग्राफी के 25 सीट्स है, इंग्लिश के 25 सीट्स है, टोटल आपके यही सेम 50 सीट्स ये भी ऑफर करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट है, स्कोर कार्ड चाहिए आपको, क्लास 10 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, क्लास 12 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, जो आपका सर्टिफिकेट है कैटेगरी सर्टिफिकेट वो आपका चाहिए, जो भी आपका इशूइंग अथॉरिटी है उसके वहाँ से, स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट है ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। और जो कंडक्ट सर्टिफिकेट है ओरिजिनल चाहिए। उसके बाद वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल चाहिए, जो भी सब्जेक्ट जो भी सर्टिफिकेट है, ठीक है। जब आप अप्लाई करने जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, जब आपको एडमिशन मिलेगा तो उस वक्त आपको ये सब ध्यान रखना है कि सारे चीज़ आप ओरिजिनल लेके जाइए मार्कशीट के साथ भी, ठीक है। बाकी आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, मतलब रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, ठीक है। जो भी मतलब बच्चे हैं कि आपका कौन सा स्टेट है उसका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। पीडब्ल्यूडी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए पेरेंट्स का, ठीक है, मतलब जो भी आपके पेरेंट्स है उनका इनकम सर्टिफिकेट भी इन लोगों ने कहा है, मेंशन करके रखा है, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, ठीक है, मतलब कि अगर आप उत्कल यूनिवर्सिटी से बाहर से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली सारे लोग जो है मैक्सिमम लोग उत्कल यूनिवर्सिटी के बाहर से ही आ रहे हैं, ठीक है। जो भी सीबीएसई के बोर्ड है या फिर कोई भी अदर स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो उनको जो है यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद एंटी रैगिंग एफिडेविट जो वगैरह है वो सब आपको मिल ही जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको चाहिए, ठीक है। और एक आपको एफिडेविट चाहिए होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो भी आपका कोर्ट के वहाँ से बनता है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो जेन्युइन है, ये आपको एक एफिडेविट बनवा लेना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा, ठीक है। और ये सब जो है आपका आधार का एक फोटो कॉपी चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। उसके बाद मीन्स सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ये सब आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका ये सभी है, ठीक है, इतना कुछ खास है नहीं, बाकी डॉक्यूमेंट अगर कुछ रहता है यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट आरआई ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। आपको जो है एडमिशन के लिए जो भी डेट्स रहेगा उसके लिए आपको उनके वेबसाइट पे विजिट करते रहना है, नहीं करेंगे तो भी होगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा टाइम टू टाइम, ठीक है। बाकी अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, ये आपका फीस स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी किस चीज़ के लिए फीस लिया जा रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा या फिर इनका वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। टोटल फीस आपको 14,155 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन मनी की बात करेंगे जो कि आपका रिफंडेबल है, जो आपका कोर्स कंप्लीट होगा वो 1100 आपका देना पड़ेगा। हॉस्टल फीस जो है जो भी बोर्डर्स है, ठीक है, हॉस्टल फीस आपको जो है यहाँ पे 13,550 एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना पड़ेगा, जिसमें आपका मेस का जो फीस है 2 मंथ्स के लिए आपको एज एडवांस देना पड़ेगा। मेस का पर मंथ फीस जो है 2550 है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल गया। यूनिवर्सिटी फी जो है आपको 230 रुपये पर एनम देना पड़ता है, ठीक है, उत्कल यूनिवर्सिटी को। तो टोटल यही आपके फीस स्ट्रक्चर है, काफ़ी अफोर्डेबल है, कम पैसे में आप अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो ब्रोकर है इन्फॉर्मेशन ब्रोकर, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको नीचे जो है एनेक्सर वगैरह फॉर्म वगैरह जो है आपको मिल जाएगा, तो इन सबको आप देख के अपना जो फॉर्म वगैरह है उसको बनवा सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे सर्टिफिकेट वगैरह के, ठीक है। तो आई होप आपका जो भी डाउट था क्लियर हो गया होगा, फिर भी कुछ रहे तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। और आप जल्दी से जाइए, ठीक है, देखिए ब्रोकर में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो, ठीक है। और बाकी जो भी चीज़ें था वो तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर ही दिया है, ठीक है। थैंक यू।